हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चंस जो पहले आपके सीटेट में पूछे जा चुके हैं या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सीटेट दिसंबर 2022 हमारा टारगेट है जिसको हमें 120 प्लस क्वालिफाई करना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने है जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। मैंने अभी क्लास कुछ दिन पहले ली थी जिसमें मैंने पूरा मनोविज्ञान का एक इतिहास बताया था, है ना। तो आपको पता होगा प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले वुंड ने की थी। किसने? विलियम वुंड ने की थी। ठीक है, अच्छा, विलियम वुंड ने की थी, लेकिन कब की थी इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1879 में की थी। कब की थी? 1879 में। और जिस विश्वविद्यालय में की गई थी उस विश्वविद्यालय का नाम लिपजिंग था। क्या था? लिपजिंग था। ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। और ये वही विलियम वुंड थे जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष क्या पूछ रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो 1900 यानी कि 1900 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1900। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ जो है वो आधुनिक काल में 1889 से जो जी स्टेनले हॉल थे उनके प्रयासों से माना जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित जो कोलंबिया विश्वविद्यालय सन 1900 है उसमें शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को ज्यादा मजबूती मिली और शिक्षा मनोविज्ञान की जो है कि एक स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ था, इसलिए 1900 माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे आपका वो यहाँ पे राइट वन हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? क्या पूछ रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, इससे तो है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मानव व्यवहार के अध्ययन से, है ना। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। क्या? जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। और इसका संबंध जो है वो मानव के व्यवहार से, है ना, मानसिक प्रक्रियाओं से, सीखने के तरीकों से, और कह सकते हैं कि व्यक्ति और समायोजन से और व्यक्तिगत विभिन्नताओं से है ना। लेकिन यहाँ पे संचार माध्यमों का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं आता है। संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, आईसीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये नहीं है। मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? संचार माध्यमों का अध्ययन से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, चलिए बात क्लियर होती है और हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? इसमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? विध्यात्मक विज्ञान। क्या? विध्यात्मक विज्ञान, यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और ना ही पूर्ण विज्ञान, बल्कि ये कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति क्या करता है? इंटरेस्ट पैदा करता है, रुचि उत्पन्न करता है, और बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए इसे विध्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी, विध्यात्मक विज्ञान कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से, किससे? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? बच्चे शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्या ये बात सही है? विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ये बात तो नहीं है कि अगर बच्चा विद्यालय में नहीं आया है तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं होगा, है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा तो नहीं कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को कष्ट हो रहा है ना, कोई दुख दर्द पीड़ा होती है, ऐसा नहीं है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसमें आपका क्या बचता है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं।
बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दिस इज द राइट वन ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है आपका। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। भाई टीचर हैं आप, आपको चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स की क्षमताओं को पहचानें, उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी कितनी है ना, इसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि भाई अगर आप अपने बच्चों की क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे तो फिर उनके अकॉर्डिंग अधिगम कैसे कराएंगे, बच्चों को कैसे सिखाएंगे? जब हमें बच्चों की क्षमताओं का ज्ञान होगा तभी हम उसके अकॉर्डिंग उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी आपका राइट वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह एक मानक विज्ञान है। क्या माना गया है? शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। कैसी? जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित और एक सही डायरेक्शन में या यूं कहें कि मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहां भी आपका सी राइट हो जाता है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र या फिर शिक्षा शास्त्र? तो देखिए, प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग था वह दर्शन शास्त्र में किया जाता था। किसमें? दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है ना। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है और दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है? आत्मा से है। दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है? आत्मा से है ना, जिसमें व्यक्ति के आत्मा यानी कि अंतर्निहित जो ज्ञान है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बात यहां तक क्लियर होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्यों करना चाहिए? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। कौन? शिक्षक अपने, क्या अध्यापक जो है वो अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके? बिल्कुल गलत बात है। दूसरों की अच्छा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण से अधिक प्रभावशाली बना सके। अपने शिक्षण, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को वो अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षण को, यहाँ पे को होगा, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो बेस्ट वन ऑप्शन आपका यही है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वो अपने टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, बच्चे उसको आसान तरीके से समझ पाए, पढ़ पाए। ऐसा नहीं कि टीचर इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसको आत्मसंतुष्टि हो या दूसरों को प्रभावित करे या अपनी परीक्षाओं में प्रथम आए, ऐसा नहीं है ना। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि वो अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, बच्चे उसको बोरिंग ना लगे बच्चे को। ठीक है, बात क्लियर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट था। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसमें आपका अंतर्दर्शन जो है यह शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई अंतर्दर्शन है, ठीक है, यहाँ पे अंतर्दर्शन लिखा हुआ है, अगर पूछ ले कि इसका प्रतिपादन किसने किया था तो इसका प्रतिपादन विलियम वुंट और उनके जो शिष्य थे टिचनर, उन्होंने मिल करके किया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि मानी जाती है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या क्या है? यह शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट हो जाता है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित करने वाले आपके विलियम वुंट थे। कौन? विलियम वुंट। कब किया था? 1879 में। ठीक है, इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था और इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रयोगशाला मनोविज्ञान का अगर पिता पूछ रहे तो विलियम वुंट हैं, ठीक है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में है। किसमें? बाल केंद्रित। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में, ठीक है। इसमें जो है कि बालक को सेंटर में रख करके शिक्षा दी जाए, बालक के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ये आप सभी को पता होगा। मनोविज्ञान जो था यह प्रारंभ में दर्शन शास्त्र जो विषय था इसका अंग था। किसका? दर्शन शास्त्र का, ठीक है। और जो है कि मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक जो विषय है वो आत्मा रहा है। क्या? मनोविज्ञान का, क्योंकि मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक विषय था वो आत्मा रहा है, ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजी है ना, साइकी प्लस लोगोस से मिलकर के बना है। साइकी का मतलब आत्मा होता है, लोगोस का मतलब अध्ययन होता है, जो आपको पहले ही बताया गया था, इसीलिए इसको आत्मा का अध्ययन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञानी मतलब जो अधिगम है, अधिगम का मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है या शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा, नैदानिक मनोविज्ञानी, सामाजिक मनोविज्ञानी? प्यारे दोस्तों, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बच्चे की जो वृद्धि है वह शारीरिक विकास से संबंधित है। किससे? शारीरिक विकास से संबंधित है ना। जैसे दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है ना, और स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहते हैं। सिंपल सी बात है। और ये जो है आपका, ये गर्भाधान से लेकर के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के जो विभिन्न अंग हैं उनके आकार, लंबाई, भार आदि में होने वाला एक परिवर्तन ही वृद्धि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? वृद्धि की, यानी कि इसमें आपको ढूंढनी है वृद्धि की विशेषताएं, फिर जो आउट हो विशेषताओं से, जो गलत हो वो आपको हटा देना है। वृद्धि जो है यह एक मात्रात्मक पहलू है। जी हाँ, बिल्कुल, वृद्धि जो है वह एक मात्रात्मक पहलू है। यह मापने योग्य नहीं है। नहीं, गलत बात है, ये मापा जा सकता है। क्या? वृद्धि जो है वह एक मात्रात्मक पहलू है और इसे मापा जा सकता है, ठीक है। यह जीवन पर्यंत नहीं है। बात आपकी ये वाली सही है, ये तो विशेषता है, क्योंकि जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। बात ये भी ठीक है, क्योंकि वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो बी था आपका वो कट जाता है, यानी कि ये इसकी विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए, वृद्धि क्या सही नहीं है? तो वृद्धि शारीरिक होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। वृद्धि शारीरिक होती है, इसका संबंध शारीरिक परिपक्वता से होता है, मैंने अभी बताया। और अभिवृद्धि जो है यह मात्रात्मक होती है। क्या? अभिवृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक पहलू है और इसे मापा जा सकता है ना। ये भी सही है कि इसे ये मापनीय है, ठीक। वृद्धि क्या है? शारीरिक होती है और ये एक मात्रात्मक पहलू है ना, इसे मापा जा सकता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है। पीछे आपको बताया कि एक निश्चित आयु तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अगर यहाँ विकास होता तो विकास जो था वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें हमें गलत ढूंढना है। सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बात सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बात ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक नहीं होता है दोस्तों, ये गुणात्मक होता है। क्या है? गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, मात्रात्मक नहीं। ओके। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये तो बात सही है ना। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो
गलत है, ये सत्य नहीं है, ये गलत है ना। विकास यहाँ पे मात्रात्मक नहीं, क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तनों को कहा जाता है शरीर के। ठीक है, चलिए बात यहाँ तक क्लियर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, देखिए मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं कौन से क्षेत्र हैं, जो मानव का विकास है वह किन क्षेत्रों में जाता है। देखिए मानव का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो हर क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है ना। और हम लोग यानी मानव के डेवलपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है। क्या, फिजिकल डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे जैसे इसमें कहा रहा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में, क्षेत्र बताने हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। कैसे सही है, देखिए हम अगर किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले हम फिजिकली जो है प्रिपेयर होने चाहिए, है ना, तभी तो हम उस काम को कर पाएंगे। पहले हम शारीरिक रूप से तैयार हों, तभी उस काम के बारे में हम उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, जब हम काम को करने के लिए जाते हैं तो फिर उस काम के बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे होगा, कैसे करना है ना, कितनी ऊर्जा लगेगी, या मतलब जैसे भी इसको कैसे करना है, ये हमने उसको अपने संज्ञान में ले लिया। कैसे, उसको हमने अपने संज्ञान में ले लिया और फिर उस पर विचार विमर्श करते हैं। क्या करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, उसको सोचते समझते हैं, ये हमारा संवेगात्मक में आ गया। और लास्ट में हमें सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। फिर लास्ट में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। पहले हम फिजिकली तौर पर मजबूत होने चाहिए, फिर किसी भी काम को अगर करते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है, जो कि हमारा संज्ञान में आ गया। फिर हमें विचार उसके बारे में करते हैं, सोचते समझते हैं, है ना, संवेगात्मक में आ गया। और लास्ट में हमें सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो ए है वो राइट वन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव जाति में जो विकास होता है वो किशोरावस्था के अंत तक होता है कि बाल्यावस्था के अंत तक होता है, प्रौढ़ावस्था के या जीवन पर्यंत। आप सभी को पता होगा जो विकास है वह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। विकास कैसा है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। ये डिफरेंस दोनों में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इसमें सीधी सी बात है कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है प्यारे दोस्तों, है ना, क्योंकि विकास जो है वो सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के व्यवहार और उसके कार्यों के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है ना, जो शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट हो जाएगा। ये इसमें सही नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी आपको गलत ढूंढना है। देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, तो बात तो ठीक लग रही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ऐसा नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी ठीक लग रहा है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका गलत है। आप देखिए जो सही है वो कैसे सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात अगर हम कहना चाहें कि जैसे बच्चे का डेवलपमेंट है, अगर आप उसको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हो तो उसका अच्छा विकास हो सकता है, और अगर बच्चा गलत दिशा में चला गया तो उसके अंदर नकारात्मकता आ सकती है, उसके अंदर नकारात्मक विकास उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये हो गया उसका अपना खतरा। विकास जो है, विकास सांस्कृतिक और वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारे डेवलपमेंट पर सांस्कृतिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तीन ऑप्शन आपके राइट हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग, वजन, आकार, सूझ, समझ, कौशल। विकास में वृद्धि, देखिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य है वजन में वृद्धि। क्या, वजन में वृद्धि, क्योंकि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है,
वृद्धि कैसी है? वृद्धि मात्रात्मक है। और जो वृद्धि है ये एक निश्चित समय तक ही होती है, निश्चित आयु तक ही होती है, इसीलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। मानव विकास डैश है। मानव विकास डैश क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय, या फिर आ और बा दोनों। यहाँ पे प्यारे दोस्तों, मानव का विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। किसमें? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है। अच्छा, मात्रात्मक में कौन कौन आ जाता है? मात्रात्मक में जैसे कि आपकी लंबाई हो गई, भार हो गया, है ना, वजन हो गया, और जैसे आपके विभिन्न अंग हैं उनका आकार का बढ़ना, ये सब आपका मात्रात्मक में शामिल होता है। और गुणात्मक में क्या क्या आ जाता है? गुणात्मक में जैसे कि आपकी योग्यता हो गई, क्षमता हो गई, है ना, बुद्धि हो गई, आपकी इंटरेस्ट आ जाएगा, व्यक्तित्व आ जाएगा, इनमें जो भी परिवर्तन होता है वो गुणात्मक होता है। इसलिए मानव विकास हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। ये क्या होगा? वजन, दृष्टि, बाल, दांत, क्या होगा इसमें? प्यारे दोस्तों, बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, पीछे मैंने आपको अभी बताया है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब यहाँ पे वजन, बाल, दांत, या इसमें आपकी लंबाई आ जाएगी, ये सब मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। किसमें? मात्रात्मक। ठीक है। और वहीं पर जैसे कि दृष्टि हो गई, आपकी सूझबूझ हो गई, आपकी जो मानसिक योग्यता है, आपकी क्षमता, ये सभी गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणात्मक पूछ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। आपको समझाने का पूरा प्रयास है, आई होप समझ भी आ रहा होगा। निम्न में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? फिर हमें गलत ही ढूंढना है अधिगम से रिलेटेड। इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इसमें कोई संबंध नहीं है, अधिगम में सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, डेफिनेटली करती है, बिल्कुल। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, जी हाँ। अगर आप प्रेरित होंगे तभी आप अच्छा अधिगम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं होगा, अभिप्रेरणा अंदर से आपके अंदर प्रेरणा नहीं आएगी, तो चाहे टीचर कुछ भी कर ले आपको सिखा नहीं सकता है। प्रेरणा जरूरी है। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जो भी बच्चों को हम चार्ट पेपर पे दिखाते हैं, वो सारा हमारे बच्चों में लर्निंग में मदद करता है ना। लेकिन यहाँ पे परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है कि परिपक्वता का कोई संबंध नहीं है। तो इसके बाद देखिए, इसे उचित वातावरण चाहिए, बात ये भी सही है, उचित वातावरण चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें वो आपका राइट वन हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, क्या? जब बालक चित्रांकन करना सीखता है तो उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है, पढ़ना सीखता है तब परिपक्वता आती है, साइकिल चलाना या फिर चलना, यहाँ बालक की बात हो रही है ना। तो परिपक्वता का एक उदाहरण हो जाएगा कि जब बालक चलना सीखता है। तो क्या होता है कि शुरुआत में वो पहले बहुत धीमे धीमे चलता है ना, चलने का प्रयास करता है, गिर जाता है, फिर प्रयास करता है, गिर जाता है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। शुरुआत में बहुत धीमे धीमे चलता है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। वो पहले चल रहा होता है, उसको थोड़ा अनुभव भी हो जाता है, और फिर वो उसके चलने की गति में तीव्रता आ जाती है। यही परिपक्वता का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। परिपक्वता की बात हो रही है, परिपक्वता, ठीक है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्यारे दोस्तों, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, लेकिन अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। परिपक्वता जो है यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम जो है यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और इसी लेवल पर परिपक्वता अधिगम से अलग हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता देते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास कैसे रही कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए हम लोग इसके बाद ईवीएस, एसएसटी सारी क्लासेस करने वाले हैं। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध आपका किससे है? विकास से है ना। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत यानी कि परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा उसके शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कितना समझ में आया, कोई डाउट हो तो बताइएगा।